नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 62 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं रविवार को 15 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजस्थान में अब एक्टिव मामलों की संख्या 318 तक पहुंच गई है। रविवार को मिले नए मामलों में सबसे ज्यादा 46 नए संक्रमित मामले राजधानी जयपुर से मिले हैं। बता दें कि बीते 6 महीने में जयपुर में मिलने वाले संक्रमितों में ये सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले 19 जून को 55 मामले जयपुर में आए थे। ऐसे में 6 महीने बाद जयपुर में एक बार फिर कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरिद्वार में धर्म संसद में कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं की चुप्पी पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने रविवार को कहा कि महात्मा गांधी की भूमि पर इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वक्ताओं द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली हिंसा की भाषा भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और अस्वीकार्य है। गहलोत ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं और सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गहलोत ने कहा, हिंसा की भाषा का प्रयोग हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री चुप है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये बातें गहलोत ने शिवदासपुरा में पार्टी के प्रशिक्षण के शिविर में हिस्सा लेने के बाद कही। उन्होंने आगे कहा कि गांधी की जयंती को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके देश में इस तरह के घृणास्पद भाषण दिए गए। अगर हम प्रेम और सद्भाव से नहीं रहेंगे तो देश की एकता कैसे रहेगी? चाहे घोषणा पत्र जो हमारा बना हुआ है उसके आधार पर ही प्रस्ताव भी बनते हैं, वो पूरा कैसे हो, उसके अकॉर्डिंग टू फिर बजट पेश होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्कीमें आती है। तो एक आम कार्यकर्ता को लगता है गांव के अंदर भाई जो प्रस्ताव पास हुआ था और जो हमने भावना पकड़ की थी उसके अकॉर्डिंग टू फैसले और सरकार के हो रहे हैं। तो फिर कार्यकर्ताओं को एक कॉन्फिडेंस के हाथ में बताना, इम्प्लीमेंट करना में आसानी होती है। फैसले कितने हो जाओ, खाली विज्ञापन में काम नहीं चलता। जब तक ये कार्यकर्ता खुद जा कर के उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाए गांव के अंदर। अब चिरंजीवी योजना आई है 5 लाख तक का बीमा की। कई गरीब ऐसे भी होते हैं जहाँ तक उनको जानकारी नहीं मिलती है। अगर कार्यकर्ता उनका जाके उनका नाम भी लिखवा देंगे तो 5 लाख तक का बीमा किसे कहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसको कैशलेस बीमा मिल जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसलिए ये तय जो किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, मैं इनको साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इनका संकल्प है वो पूरा करने में हम सब इनका सहयोग करेंगे। सर, कोविड को लेकर लगातार केंद्र से मांग। कोविड को तो मैंने आप देखिए जो दबाव हमने बनाया पहले, जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यों में छोड़ दी जिम्मेवारी, आप खुद खरीदो, खुद लगवाओ वैक्सीन 18+, तब भी मैंने विरोध किया था। आखिर में पूरे देश में माहौल बन गया कि वास्तव में ये गलत फैसला है और कई मुल्कों ने मना कर दिया कि भारत सरकार खुद ही हमसे वैक्सीन ले सकती है, हम राज्यों को नहीं देंगे। वही बात रही अभी भी। अब मैं इनको 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ कि आप जो है बूस्टर डोज लगाओ। 60+ बीमार जो भी लोग हैं उनके, दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई है कई मुल्कों में, आपको मालूम है। और कई मुल्कों में बच्चों को लगने लग गई है, 5 साल तक बच्चों को लगने लग गई। तो हमने कल ही मांग करी थी कि बच्चों को भी लगे, बूस्टर डोज लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी तो हमें खुशी है कि चलो कम से कम हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर जो आने की संभावना बनती जा रही है। पूरा देश उससे चिंतित भी है, क्योंकि इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में बहुत हालत ख़राब हो रही है और कई मुल्कों में हो रही है हालत ख़राब। 1-1 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं वहाँ पर। अभी मृत्यु दर बहुत कम है, नहीं के बराबर है, पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कब ये अपना मिजाज बदल दे, ये ओमिक्रॉन किस प्रकार म्यूटेंट और तरीके से हो जाए कि दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की दवाइयों की जरूरत पड़ने लगे, पता नहीं लगेगा। तो तैयारी पूरी हम लोगों ने कर रखी राजस्थान के अंदर।
आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सतर्क रहने के लिए बार बार मांगा कर रहे हैं। वैक्सीन लगानी पड़ेगी, आपको लगाना आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी खुद संक्रमित होता है, उसको नहीं मालूम पड़ता कि मैं संक्रमित हो गया हूँ। कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उसके कारण से कई लोगों में फैल जाता है वो आगे से आगे। इसलिए कानून भी कहता है कि आपको ऐसे वक्त में आगे आके जो सरकार के फैसले को मानना चाहिए। तो एक तो ये वैक्सीन लगाने की बात है, दूसरी बात है आपका ये आपका मास्क जो है, डिस्टेंसिंग है, इसको मेंटेन करना चाहिए। आम जनता सहयोग करेगी तो राजस्थान को हम बचा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहले भी सहयोग मिला राजस्थान के लोगों का भी, धर्मगुरुओं का भी, एनजीओ का भी, और पॉलिटिकल पार्टी को हमने सबको साथ देने का प्रयास किया था, तो हमारा काम चला और अच्छा प्रबंधन राजस्थान में हुआ था। कोई भूखा नहीं सोया हमने कहा था, तो वास्तव में आम जनता आगे आई, एनजीओ आगे आए, धर्मगुरु आगे आए, सब लोगों ने मिलकर मैं समझता हूँ कि वो स्थिति थी, उसमें सबने इमदाद करी एक दूसरे की, और हम अच्छे ढंग से उसको निकल पाए उसमें से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी कैसी भी स्थिति बनेगी हम मुकाबला करेंगे उसका। उत्तराखंड की घटना का भी आपने जिक्र किया, उत्तराखंड की घटना का किस तरह से असुरक्षा का माहौल आ गया? अब धर्म संसद जो हुई है वहाँ पर, उसने देश को हिला के रख दिया है। कोई मामूली बात नहीं कि हमारे साधु संत जिनका हम सम्मान करते हैं, वो ये भाषा काम लेंगे धमकाने वाली और हिंसा वाली भाषा काम लेंगे। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के खिलाफ है। हमारे मुल्क में तो सदियों से भगवान महावीर हो चाहे बुद्ध हो, उसे लगा करके महात्मा गांधी तक ने सत्य की बात करी, अहिंसा की बात करी। आज पूरे मुल्क में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी जी के वक्त में जो सत्याग्रह का जो संदेश दिया गया गांधी जी का, शताब्दी जी का, तब प्रस्ताव पास किया विज्ञान भवन के अंदर कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को पूरी दुनिया मनाए अहिंसा दिवस के रूप में। यूएन के अंदर डिस्कशन हो गए, वहाँ पर मिस्टर आनंद शर्मा को भेजा गया इंडिया से, विदेश मंत्री को जाके लॉबिंग करी। वहाँ पर पूरी दुनिया के मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि 2 अक्टूबर को हम लोग सब मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। जिस मुल्क के महात्मा गांधी को लेके अहिंसा दिवस मनाया जा रहा हो दुनिया में, उस मुल्क में हिंसा की बात साधु संत करें, इस समझ के परे है। जितनी निंदा करें वो कम है, क्योंकि अगर जब तक हम सब लोग मिलके भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो देश कैसे एक अखंड रहेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सबको। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई और जातिवाद की जनक है, राज्य में अपराध परचम पर है। इसके बावजूद राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इसका दंड जनता अगले विधानसभा चुनाव में देगी। पुनिया रविवार को नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने बीजेपी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान जैसा शांतिपूर्ण प्रदेश अपराधों की राजधानी बन गया है। ये कांग्रेस की देन है। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अपराधियों के हौसले इतने प्रबल हैं कि उनको कीलें ठोकी जा रही हैं और सरकार अपराधियों पर नियंत्रण करने के बजाय आंखें बंद करके बैठी है। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। वहीं दूसरे दल मुस्लिम और अन्य धर्मों के वोटर्स को निभाने के लिए हमेशा से हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र करने से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ दिया है। भले ही कांग्रेस धर्म की राजनीति से खुद को अलग रखने का दावा करती रही हो, लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित किया। यहीं से उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात शुरू की। इसके बाद से 24 दिसंबर तक यानी इन 12 दिनों में राहुल गांधी ने 112 बार हिंदू और हिंदुत्व शब्द का प्रयोग अपने भाषणों और ट्वीट में किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 120 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से एफपीओ का सुदृढ़ीकरण होगा और इससे करीब 96,000 प्रगतिशील कृषक लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि और पूरा विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-2022 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से एफपीओ के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कृषि उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। एफपीओ के गठन एवं सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कार्य योजना में न्यूनतम 70% ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एफपीओ के रूप में शामिल किए जाना प्रस्तावित है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक।